हाँ, तो ठोस अवस्था नाम के इस चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। तो क्या करेंगे, कॉपी पे एक तरफ आप लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिखेंगे आप अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो सबसे पहला गुण है आपका प्रकृति। क्या है आपका? प्रकृति। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो कण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके आभासी ठोस होते हैं। कौन से ठोस होते हैं? आभासी ठोस। ठीक है। यानी आभास कराते हैं कि ये ठोस है, लेकिन वास्तव में वो ठोस नहीं होते, पूर्ण रूप से ठोस नहीं होते। ये एक क्या होते हैं? अति शीतल द्रव होते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट है आपका गलनांक। क्या है? गलनांक। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित क्या होता है? गलनांक होता है। यानी एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं? वो पिघल जाते हैं। ठीक है। और निश्चित ताप पर क्या होते हैं? वो उबलते हैं। तो ऐसे ही आपके अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका कोई निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता। वो क्या होते हैं? उनकी एक रेंज होती है। रेंज इतने से इतने ताप पर क्या हो जाएंगे? ये पिघल जाएंगे, या फिर इतने से इतने ताप पर ये उबलने लगेंगे। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? आपका निश्चित होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? अनिश्चित गलनांक होता है। ठीक है। और इनकी क्या होती है? इनकी एक रेंज होती है कि इतने से इतने रेंज पर क्या हो जाएंगे? ये पिघल जाएंगे। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, तो अगर क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार हथियार ले लें आप, या धारदार औजार ले लें, अगर आप धारदार औजार से आप क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो उसकी जो सतह बनेगी, जो नई सरफेस बनेगी, वो कैसी बनेगी? चिकनी बनेगी और सपाट बनेगी। चिकनी और सपाट बनेगी। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, अगर उनको किसी धारदार हथियार से काटें, ठीक है, तो उनकी जो नई सतह बनेगी वो कैसी होंगी? आपकी दरदरी, यानी कि खुरदरी। ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो नोट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने लिख दिया है कि किसी धारदार औजार से काटने पर नई बनी सतह चिकनी व सपाट होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर किसी धारदार औजार से आप काटते हैं तो उनकी जो नई बनी सतह होती है वो चिकनी और सपाट नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? खुरदरी होती है। ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट, अगला अंतर है आपका संपीड़न। संपीड़न का मतलब जानते हैं आप सब। संपीड़न का मतलब होता है दाब लगाना, प्रेशर लगाना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अगर क्रिस्टलीय ठोसों पर आप दाब लगाएं तो वो संपीड़ित यानी दबते नहीं हैं, यानी पिचकते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? यानी क्रिस्टलीय ठोसों को दाब लगाने पर उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी वो संपीड़ित नहीं होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों पर अगर आप दाब लगाएं तो वो थोड़े से संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। यानी थोड़े से क्या होते हैं? दब जाते हैं। जैसे रबर होती है, रबर आप थोड़ा दबाएंगे तो क्या जाएगी? वो थोड़ी सी दब जाएगी। ठीक है। तो इस बात को नोट कर लें। ठीक। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, वो दाब लगाने पर क्या होते हैं? संपीड़ित नहीं होते। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अल्प मात्रा में क्या होते हैं? थोड़े संपीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगला अंतर है आपका परास। क्या है आपका? परास। परास यानी कि रेंज। ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। कैसी होती है? दीर्घ परासीय व्यवस्था। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी लघु परासीय व्यवस्था होती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में जो परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं, यानी जो अवयवी कण होते हैं, वो एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। अगर वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है तो उनकी संरचना जो है वो काफ़ी
ठीक है, बड़ी बन सकती है, काफ़ी बड़ी बन सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक राजमिस्त्री होता है और जब वो एक दीवार बनाता है तो क्या करता है, ईंटों को सही तरीके से चुनता है। अगर ईंटें अगर बिल्कुल सही तरीके से सीधी 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 चुनती जाएंगी, निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते जाएंगे, तो क्या होगी, जो हमारी दीवार है वो क्या जाएगी, काफ़ी ऊंचाई तक चली जाएगी। लेकिन अगर उन ईंटों की व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, यानी कोई ईंट इस साइड में निकल रही है, कोई इस साइड में निकल रही है, तो क्या वो दीवार क्या हो जाएगी, हमारी टेढ़ी हो जाएगी, और जब टेढ़ी हो जाएगी तो क्या जाएगी, वो गिर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, दीर्घप्रासीय व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी वो काफ़ी, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ऊंचा जा सकता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लघु परासीय व्यवस्था होती है। जैसे कि आपने रबर देखी होगी, रबर में जो परमाणु हो या फिर अणु या फिर जो आयन होते हैं, ठीक है, उनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, यानी निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जब निश्चित व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा, तो अगर रबर को टुकड़े को खड़ा करेंगे तो क्या होगा, रबर ऊपर से क्या जाती है, मुड़ जाती है। हम तो मतलब ये उसकी ऊंचाई को हम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते, यानी अगर ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी तो क्या जाएगी, ऊपर से मुड़ जाएगी, तो उसको बोल सकते हैं हम लघु परासीय व्यवस्था। बात समझ में आई? इस पॉइंट को हम लिख लें। ठीक है, हाँ, तो लिखा कि क्रिस्टलीय ठोसों की कैसी होती है, दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, लघु परासीय व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो गए इसके, 5। अगला पॉइंट है आपका दैशिकता। क्या है, दैशिकता। अब सबसे पहले हम ये बात बताते हैं आपको, दैशिकता होती क्या है। दैशिकता का मतलब होता है दिशा। ठीक है, यानी किसी एक तरफ से, किस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, एंगल कौन सा है आपका, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कौन से एंगल से देख रहे हैं, उसको कहते हैं आप दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, विषम दैशिकता का। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या गुण पाया जाता है, उनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। क्या, विषम दैशिकता और समदैशिकता। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं किस तरह से विषम दैशिकता और किस तरह से समदैशिकता होती है। ठीक है, हाँ, तो मैं लिखा क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। अब इस बात को जरा हम समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि NaCl का कोई क्रिस्टल ले लेते हैं आप, NaCl। अब ये NaCl का जो क्रिस्टल होता है, इसमें जो सोडियम आयन होते हैं और जो क्लोराइड आयन होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, मैं इनको यहाँ पर यह समझा रहा हूँ, जरा समझना। हाँ, तो जैसे मैंने बताया दैशिकता, जैसे हम एक NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, अगर हम NaCl का क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं तो क्या बनती है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरह से। तो अगर आप बाई में मैं इसको ऐसे कर दूं डिवाइड, तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे जैसे मैं ऊपर वाले एंगल से देख रहा हूं तो इधर क्या है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इस तरह से। अगर इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ना देखकर हम इसको ऐसे देखें, ऐसे देखें तो आपको दिखाई दे, एक तरफ सारे के सारे Cl आ गए, एक तरफ सारे के सारे क्या आ गए, Na आ गए। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं दैशिकता। यानी ये कैसे हो गया आपके विषम दैशिक, यानी अलग अलग दिशाओं से देखेंगे तो अलग अलग तरह के गुण हमें दिखाई देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्प्रेड के टाइम पे जब प्रार्थना लगती है तो सारी क्लास के बच्चे अलग अलग लाइन में, जैसे 12th A के बच्चे, ठीक है, 12th B के बच्चे, 12th C के बच्चे, 12th D के बच्चे, तो आप सामने से देखेंगे तो सब हमें एक ही क्लास के दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज कर दो, अपनी दिशा चेंज कर दो, ठीक है, तो आपको फिर वो अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। तो उनके जो कुछ जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग प्रतीत होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपवर्तनांक, क्या है आपका अपवर्तनांक। अगर हमने अलग अलग तरह से अलग अलग दिशा से देखेंगे तो उनके अपवर्तनांक आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, विषम दैशिक। कैसे होते हैं, विषम दैशिक। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होगी, तो मैंने बताया ये कैसे होते हैं, ये आपके समदैशिक होते हैं। जैसे कि आप मैं रबर ले लो, रबर में क्या होगा, जैसे रबर की जो पार्टिकल हैं तो उसमें जो परमाणु होंगे वो इस तरह से क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, वो कहीं भी कैसे भी, ठीक है, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अब इन्हें किसी भी एंगल से देखो, चाहे आप इन्हें ऐसे देखो, चाहे इन्हें ऐसे देखो, चाहे इन्हें ऐसे देखो, किसी भी एंगल से देखेंगे तो किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये सबके सारे के सारे गुण कैसे होंगे, इनके एक जैसे गुण होंगे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं समदैशिक। क्या बोलते हैं, समदैशिक, समदैशिक गुण। तो हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके विषमदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके समदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, हाँ, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है, असतत। कैसा होता है, असतत। और जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र होता है वो होता है आपका सतत वक्र। आपको ये क्या होता है, तो इस बात को जरा ऐसे समझें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, उनमें अवस्था परिवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवस्था परिवर्तन का गुण नहीं पाया जाता। जैसे अगर आप टेम्परेचर और समय के बीच में ग्राफ खींचें तो इन दोनों के जो वक्र हैं वो अलग अलग प्राप्त होंगे। इनका जो वक्र प्राप्त होगा वो असतत होगा और इसका जो वक्र होगा वो कैसा होगा, सतत होगा। ठीक है, तो जरा हम वक्र बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो जो अब हम समझा रहे हैं आपको शीतलन वक्र। अब जैसे ये टेम्परेचर है और समय है, अगर टेम्परेचर और समय के बीच में इनका ग्राफ खींचा जाए तो इनका जो ग्राफ है वो इस तरीके का आता है। इस तरीके से, हाँ, अब जैसे देखो, जैसे बाष्प हैं, ठीक है, या फिर जल है या कोई ठोस वस्तु है, अगर ठोस को क्या करेंगे आप, ठोस को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो सारा का सारा ठोस पिघल नहीं जाता, यानी एक अवस्था आती है जिसपे, हाँ, तो जो इनका जो सतत वक्र होता है, ठीक है, वो इस तरह का आता है। यानी पहले टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, फिर स्थिर हो जाएगा। जैसे हम जल वाष्प का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी क्या है, वाष्प हैं। वाष्पों का टेम्परेचर सपोज करो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम होगा, ताप कम, समय के साथ साथ ताप कम हो रहा है, ताप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो गया। अब एक अवस्था ऐसी आएगी जब तक सारा का सारा वाष्प, जब तक सारी की सारी वाष्पें द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाएंगी तब तक टेम्परेचर आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, टेम्परेचर क्या जाएगा आपका, स्थिर हो जाएगा। भाई ये वाष्पें हैं, जब तक सारी वाष्पें द्रव अवस्था में नहीं बदल जाएंगी, ठीक है, तब तक ताप कम नहीं होगा। जब सारी वाष्पें, ठीक है, द्रव अवस्था में आ जाएंगी उसके बाद फिर टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो फिर टेम्परेचर कम होता है।